बड़ी सोच का बड़ा जादू, सोचे तो लीडर की तरह। लीडरशिप नियम नंबर 3, प्रगति के बारे में सोचें, प्रगति के बारे में विश्वास करें और प्रगति के लिए कोशिश करें। जब कोई आपके बारे में यह कहता है कि वह प्रगति में विश्वास करता है, वही व्यक्ति इस काम के लिए ठीक रहेगा, तो आपकी इससे बड़ी तारीफ हो ही नहीं सकती। हर क्षेत्र में प्रमोशन उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो प्रगति में विश्वास करते हैं और प्रगति के लिए प्रयास करते हैं। लीडर्स, सच्चे लीडर्स कम होते हैं। यथास्थिति में विश्वास रखने वाले लोग, जैसा भी चल रहा है ठीक है, हम इसमें कोई हेर फेर नहीं करना चाहते। हमेशा प्रगतिशील व्यक्तियों से सुधार की बहुत गुंजाइश है, इसलिए हम इसे सुधारने की कोशिश करें। बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। लीडर्स के समूह में शामिल हों। अपनी नज़र हमेशा आगे की तरफ रखें। प्रगतिशील नज़रिया विकसित करने के लिए आप 2 खास चीज़ें कर सकते हैं। नंबर 1, जो भी काम आप करें उसमें सुधार के बारे में सोचें। नंबर 2, जो भी काम आप करें उसमें आप ऊंचे स्तर रखें। कई महीने पहले एक मध्यम आकार की कंपनी के प्रेसिडेंट ने मुझसे एक महत्वपूर्ण निर्णय करने के लिए कहा। इस एग्जीक्यूटिव ने अपना बिजनेस खुद बनाया था और वह सेल्स मैनेजर के रूप में काम कर रहा था। अब जबकि उसके यहाँ 7 सेल्समैन काम कर रहे थे, उसने यह फैसला किया कि अब वह खुद सेल्स मैनेजर का काम छोड़ देगा और किसी सेलमैन को सेल मैनेजर के पद पर प्रमोशन दे देगा। उसने इस काम के लिए 3 सेल्समैनों को छांटा था जो अनुभव और सेल्स में लगभग बराबर थे। मेरा काम था हर व्यक्ति के साथ एक दिन बिताना और यह फैसला करना कि क्या वह व्यक्ति उस समूह का लीडर बनने के काबिल है। हर सेल्समैन को बता दिया गया था कि एक सलाहकार आकर मार्केटिंग प्रोग्राम के बारे में उनसे चर्चा करेगा। जाहिर है कि उन्हें स्पष्ट कारणों से यह नहीं बताया गया था कि मेरी चर्चा का असली उद्देश्य क्या था। 2 लोगों ने लगभग एक ही तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त की। दोनों ही मेरे साथ असहज हो गए। दोनों को ही यह एहसास हो गया कि मैं वहाँ पर कुछ बदलने की फिराक में था। दोनों ही सेल्समैन यथास्थिति के सच्चे रक्षक थे। दोनों का ही यह कहना था कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। मैंने उनसे पूछा कि किस तरह उनके क्षेत्रों का बंटवारा हुआ है। उनके सेल्स प्रमोशनल मटेरियल कंप्रेशन प्रोग्राम के बारे में बात की। मार्केटिंग के हर पहलू पर उन्होंने यही कहा, सब कुछ बढ़िया है। कुछ खास मुद्दों पर इन दोनों व्यक्तियों ने स्पष्ट किया कि वर्तमान नीति में बदलाव क्यों नहीं किया जाना चाहिए। संक्षेप में, दोनों ही व्यक्ति चाहते थे कि स्थितियां जैसी की तैसी बनी रहे। एक व्यक्ति ने जब मुझे मेरे होटल में उतारा तो उसने चलते चलते कहा, मैं यह तो नहीं जानता कि आपने आज मेरे साथ दिन क्यों गुजारा, परंतु मेरी तरफ से आप मिस्टर एम को बता देना कि जैसा भी है सब कुछ बढ़िया है, किसी भी चीज़ को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा सेल्समैन इनसे अलग था। वह कंपनी से खुश था और उसे इसकी प्रगति पर नाज था, परंतु वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। वह सुधार चाहता था। पूरे दिन यह तरीका सेल्समैन मुझे यह बताता रहा कि नया बिजनेस कैसे हासिल किया जा सकता है, ग्राहकों को बेहतर सेवा कैसे दी जा सकती है, समय की बर्बादी कैसे कम की जा सकती है, कंप्रेशन प्लान को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है तथा वह खुद और कंपनी इससे किस तरह लाभान्वित हो सकते हैं। उनसे एक नए विज्ञापन अभियान की योजना भी बनाई थी जिसकी रूपरेखा उसने मुझे बताई। जब मैं वहाँ से रवाना हुआ तो उसने चलते चलते कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने विचार किसी को बता सका। हमारी कंपनी अच्छी है, पर मुझे लगता है कि हम इसे और बेहतर बना सकते हैं। जाहिर है कि मेरी अनुशंसा तीसरे व्यक्ति के लिए थी। यह एक ऐसी अनुशंसा थी जो कंपनी के प्रेसिडेंट की भावनाओं के अनुरूप थी। प्रगति, कार्यकुशलता, नए उत्पाद, नई प्रतिक्रियाओं, बेहतर प्रशिक्षण और बड़ी समृद्धि में विश्वास करें। प्रगति में विश्वास करें, प्रगति के लिए प्रयास करें और आप एक लीडर बन जाएंगे।
बचपन में मुझे मौका मिला कि मैं यह देख सकूं कि लीडर किस तरह अपने समर्थकों के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। मैं एक देहाती प्राथमिक शाला में पढ़ता था, जहां 8 कक्षाएं थी, एक ही टीचर थी और 40 बच्चों को एक ही कमरे में ठूस दिया जाता था। नई टीचर को हमेशा परेशान किया जाता था। बड़े बच्चों यानी कि 7वीं और 8वीं के बच्चों के नेतृत्व में सभी विद्यार्थी टीचर को मजा चखाने के लिए तैयार रहते थे। इस साल तो कुछ ज़्यादा ही हंगामा हुआ। हर दिन दर्जनों स्कूली शरारतें होती थी, जिनमें चौक फेंककर मारना, कागज़ के हवाई जहाज़ बनाना इत्यादि शामिल थे। इनके अलावा कई बड़ी घटनाएं भी हुई, जैसे टीचर को स्कूल के बाहर आधा दिन तक खड़ा रखा क्योंकि कुंडी अंदर से बंद कर ली गई थी। दूसरे मौके पर इसका उल्टा हुआ, यानी टीचर को स्कूल में बंद कर दिया गया क्योंकि कुंडी बाहर से लगा दी गई थी। एक दिन एक शरारती बच्चा अपने कुत्ते को स्कूल में ले आया, परंतु मैं आपको यह बता दूं, ये बच्चे अपराधी किस्म के नहीं थे। चोरी करना, शारीरिक हिंसा करना या नुकसान पहुंचाना उनका उद्देश्य नहीं था। वे स्वस्थ बच्चे थे जो अपनी ज़बरदस्त ऊर्जा को अपनी शरारतों के माध्यम से बाहर निकाल रहे थे। तो टीचर ने किसी तरह इस साल तो स्कूल में रहने में कामयाबी पाई, परंतु अगले साल नई टीचर को नियुक्त करना पड़ा और इससे किसी को कोई हैरत नहीं हुई। नई टीचर का नज़रिया पुरानी टीचर से बिल्कुल अलग था। उसने गरिमामयी व्यवहार करने की उनकी भावना को जागृत किया। उसने उन्हें समझदारी के काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। हर बच्चे को एक निश्चित जिम्मेदारी सौंपी गई, जैसे ब्लैकबोर्ड साफ करना, डस्टर साफ करना या छोटे बच्चों की मदद करना। नई टीचर ने बच्चों की ज़बरदस्त ऊर्जा का प्रयोग करने के रचनात्मक तरीके खोज लिए, जबकि यही ज़बरदस्त ऊर्जा पहले शरारतों में बर्बाद हुआ करती थी। उसके शैक्षणिक कार्यक्रम की चरित्र बनाने पर थी। पहले साल बच्चे राक्षसों की तरह व्यवहार क्यों कर रहे थे और अगले साल वही बच्चे देवताओं की तरह व्यवहार क्यों करने लगे, फ़र्क उनके लीडर का यानी कि उनकी टीचर का था। ईमानदारी से कहा जाए तो हम शरारतों के लिए बच्चों को दोष नहीं दे सकते। यह टीचर की ही गलती थी जो वह सही दिशा में बच्चों का नेतृत्व नहीं कर पाए। पहली टीचर अंदर से बच्चों की प्रगति के बारे में परवाह नहीं करती थी। उसने बच्चों के लिए कोई लक्ष्य नहीं बनाए, उसने उन्हें प्रोत्साहित नहीं किया। वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाई। उसे पढ़ाना पसंद नहीं था, इसलिए बच्चों को पढ़ना पसंद नहीं था, परंतु दूसरी टीचर ने ऊंचे सकारात्मक मानदंड बनाए। वह बच्चों को सचमुच पसंद करती थी और चाहती थी कि वे कुछ बने। वह हर एक से इंसान की तरह व्यवहार करती थी। उसे सबका अनुशासन इसलिए मिला क्योंकि वह अपने हर काम में अच्छी तरह अनुशासित थी और हर मामले में विद्यार्थियों ने अपनी टीचर के उदाहरण से ही सीखा। हम इसी तरह का व्यवहार हर दिन वयस्कों के समूह में भी देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेनापतियों ने सबसे ज़्यादा हौसला उन टुकड़ियों में नहीं पाया जिनके कप्तान बेफिक्र, निश्चित या निरुत्साही थे। सबसे अच्छी टुकड़ियां थी जहां कप्तान खुद ऊंचे मापदंडों पर चलता था और उनका पालन करता था। मिलिट्री में ऐसे अफसरों को सम्मान नहीं मिलता जिनके मापदंड नीचे होते हैं। कॉलेज के विद्यार्थी भी अपने प्रोफेसरों के उदाहरण से ही सीखते हैं। एक प्रोफेसर की क्लास में वे बंक मार देते हैं, नकल करते हैं और बिना पढ़े अच्छे नंबर लाने के येन केन प्राक्रेण प्रयास करते हैं, परंतु दूसरे प्रोफेसर की क्लास में यही विद्यार्थी विषय में दक्षता हासिल करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करने को सहर्ष तैयार रहते हैं। बिजनेस में भी हमें यही देखने को मिलता है। कर्मचारी अपने मालिक के उदाहरण से सीखते हैं। कर्मचारियों के किसी समूह को करीब से देखें, उनकी आदतों, हाव भाव, कंपनी के प्रति उनके रवैये, उनकी नैतिकता, उनके आत्म नियंत्रण पर गौर करें। फिर उनके बॉस के साथ उनके व्यवहार की तुलना करें और आप पाएंगे कि दोनों में काफ़ी समानताएं हैं। हर साल कई कंपनियां जो अपनी प्रगति से संतुष्ट नहीं हैं कुछ परिवर्तन करती हैं और वे ऐसा किस तरह करती हैं, वे सबसे ऊपर के लोगों को बदलती हैं
कंपनियां और कॉलेज, चर्च, क्लब, यूनियन व सभी तरह के संगठन ऊपर से नीचे की तरफ सफलता से पुनर्गठित होते हैं, न कि नीचे से ऊपर की तरफ। ऊपर के लोगों की मानसिकता बदल दें और अपने आप नीचे के लोगों की मानसिकता बदल जाएगी। इसे याद रखें, जब आप किसी समूह के लीडर बनते हैं तो उस समूह के लोग तत्काल आपके आदर्श या उदाहरण के हिसाब से चलने लगते हैं। यह पहले कुछ सप्ताहों में साफ दिखता है। उनकी सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि वे किस तरह आपकी असलियत जानें, किस तरह यह पता करें कि आप उनसे क्या चाहते हैं। वे अपनी हर गतिविधि को पूरा ध्यान से देखते हैं। वे सोचते हैं, यह व्यक्ति मुझे कितनी ढील देगा, यह काम में किस तरह कराना चाहता है, यह किस चीज़ से खुश होता है, अगर मैं यह काम करूं तो यह क्या कहेगा। और जब वे इन सवालों के हैं तो फिर वे उसी अनुसार काम करने लगते हैं। उस आदर्श का ध्यान रखें जो आप प्रस्तुत करते हैं। इस पुराने परंतु हमेशा सच्चे छंद को अपना मार्गदर्शक बनाएं। यह दुनिया इस तरह होती अगर इसमें रहने वाला हर इंसान बिल्कुल मेरी तरह होता। इस कहावत में अर्थ बढ़ाने के लिए आप दुनिया की जगह कंपनी शब्द फिट कर लें और अब यह छंद इस तरह हो गया। यह कंपनी किस तरह की कंपनी होती अगर इसमें रहने वाला हर इंसान बिल्कुल मेरी तरह होता। इसी तरह आप खुद से पूछें कि अगर हर इंसान आप ही की जैसा चाहे तो वह क्लब, समुदाय, स्कूल या चर्च कैसा होगा। आप अपने अधीनस्थों से जिस तरह की सोच चाहते हैं वैसा सोचें, जैसी चर्चा चाहते हैं वैसी चर्चा करें, जैसे काम चाहते हैं वैसे काम करें, जैसी जीवन शैली चाहते हैं वैसी जीवन शैली जिएं। लंबे समय तक साथ रहने के बाद अधीनस्थ अपने बॉस की कार्बन कॉपी बन जाते हैं। उच्च कोटि की सफलता के लिए जरूरी है कि मास्टर कॉपी डुप्लीकेट करने काबिल होनी चाहिए। मैं प्रगतिशील चिंतक हूँ। चेकलिस्ट। ए, क्या मैं अपने काम धंधे के बारे में प्रगतिशील हूँ? नंबर 1, क्या अपने काम के बारे में मेरा नज़रिया यह रहता है, मैं इसे किस तरह बेहतर तरीके से कर सकता हूँ? नंबर 2, क्या मैं हर मौके पर अपनी कंपनी के लोगों या अपनी कंपनी के सामान की तारीफ करता हूँ? नंबर 3, क्या 3 या 6 महीने पहले मेरे प्रदर्शन के बारे में मेरी जो राय थी, आज वह राय पहले से बेहतर है, संख्या के संदर्भ में भी और गुणवत्ता के संदर्भ में भी? नंबर 4, क्या मैं अपने अधीनस्थों, सहयोगियों और साथी कर्मचारियों के लिए अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ? बी, क्या मैं अपने परिवार के बारे में प्रगतिशील चिंतन करता हूँ? नंबर 1, क्या मेरा परिवार आज से 3 या 6 महीने पहले से ज़्यादा खुश है? नंबर 2, क्या मैं अपने परिवार के जीवन स्तर को सुधारने की योजना पर चल रहा हूँ? नंबर 3, क्या मेरे परिवार के करने के लिए घर के बाहर रोचक गतिविधियों की बहुतायत है? नंबर 4, क्या मैं अपने बच्चों के सामने एक प्रगतिशील, प्रगति के समर्थक व्यक्ति का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ? सी, क्या मैं अपने बारे में प्रगतिशील चिंतन करता हूँ? नंबर 1, क्या मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि मैं आज से 3 या 6 महीने पहले से ज़्यादा महत्वपूर्ण इंसान बन गया हूँ? नंबर 2, क्या मैं दूसरों की नज़र में अपना महत्व बढ़ाने के लिए सुनियोजित आत्म सुधार कार्यक्रम पर चल रहा हूँ? नंबर 3, क्या मेरे पास 5 वर्ष आगे के भविष्य के लक्ष्य देखने की दृष्टि है? नंबर 4, क्या मैं उस संस्थान या समूह की ताकत हूँ जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ? डी, क्या मैं अपने समाज के बारे में प्रगतिशील चिंतन करता हूँ? नंबर 1, मैंने पिछले 6 महीनों में अपने समाज, अपने आस पड़ोस, चर्च, स्कूल इत्यादि को सुधारने के लिए क्या किया है? नंबर 2, क्या मैं अपने समुदाय को सुधारने के लिए सचमुच प्रयास करता हूँ या फिर मैं सिर्फ आपत्तियाँ उठाता हूँ, आलोचना करता हूँ और शिकायत करता हूँ? नंबर 3, क्या मैंने अपने समुदाय में सुधार के लिए कभी किसी चीज़ का बेड़ा उठाया है? नंबर 4, क्या मैं अपने पड़ोसियों और बाकी लोगों की तारीफ करता हूँ? लीडरशिप नियम नंबर 4,
अपने आप से बात करने के लिए समय निकालें और अपने चिंतन की प्रबल शक्ति का दोहन करें। हमें आमतौर पर यह लगता है कि लीडर्स बेहद व्यस्त लोग होते हैं और वे सचमुच व्यस्त होते हैं। लीडर को काम से घिरे रहना पड़ता है, परंतु जिस बात पर सामान्य तौर पर ध्यान नहीं दिया जाता वह यह है कि लीडर्स अकेले में भी काफ़ी समय बिताते हैं और इस खाली समय में वे सोचने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। महान धार्मिक लीडर्स की जीवनियों को पढ़ें और आप पाएंगे कि सभी ने एकांत में काफ़ी समय चिंतन किया है। मोजेस काफ़ी समय एकांत में रहे, कई बार तो बहुत लंबे समय तक। ईसा मसीह, बुद्ध, कन्फ्यूशियस, मोहम्मद गांधी के बारे में भी यही सच है। इतिहास के हर प्रसिद्ध धार्मिक लीडर ने जीवन की बाधाओं से दूर अपना काफ़ी समय एकांत चिंतन में गुजारा है। इसी तरह राजनीतिक लीडर्स जिन्होंने इतिहास पर अपनी अच्छी या बुरी छाप छोड़ी है, एकांत में चिंतन किया करते थे। अगर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को पोलियो की बीमारी के बाद एकांत नहीं मिला होता तो क्या उनमें कभी असामान्य लीडरशिप की योग्यता विकसित हो पाती? यह एक रोचक प्रश्न है। हैरी ट्रूमैन ने भी बचपन और व्यस्तता का अधिकांश समय मसूरी फॉर्म में एकांत में बिताया था। अगर हिटलर को जेल में एकांत नसीब नहीं हुआ होता तो शायद उसे सत्ता भी नहीं मिल पाती। जेल में भी उसे मीन कॉम्फ लिखने का समय मिला, जिसमें दुनिया को जीतने की जबरदस्त योजना थी और जिसने जर्मनी की पूरी जनता को कुछ समय के लिए अंधा कर दिया था। साम्यवाद के कूटनीतिक रूप से चतुर कई लीडर्स लेनिन, स्टालिन, मार्क्स और कई अन्य भी काफ़ी समय तक जेल में रहे ताकि बिना किसी बाहरी चिंता के वे अपनी भावी योजनाएं बना सकें। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ अपने प्रोफेसरों से हर सप्ताह सिर्फ 5 घंटे का लेक्चर दिलवाती हैं ताकि बाकी समय प्रोफेसर के पास सोचने का समय हो। कई प्रसिद्ध बिजनेस हस्तियां दिन भर सहयोगियों, सेक्रेटरियों, टेलीफोनों और रिपोर्टरों की व्यस्तता में घिरे दिखते हैं, परंतु आप उनके जीवन के हर सप्ताह 168 घंटे देखें या हर महीने 720 घंटे देखें तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वे काफ़ी समय तक एकांत चिंतन में गुजारते हैं। मुद्दे की बात यह है कि किसी भी क्षेत्र में सफल व्यक्ति अपने आपसे बात करने के लिए समय निकालता है। एकांत में लीडर्स समस्या के सभी टूटते हैं, उसका हल खोजते हैं, योजना बनाते हैं और एक वाक्यांश में कहा जाए तो सुपर थिंकिंग करते हैं। कई लोग अपनी रचनात्मक लीडरशिप की क्षमता का इसलिए दोहन नहीं कर पाते क्योंकि वे अपने अलावा हर इंसान से बातें कर लेते हैं। आप भी किसी ऐसे ही व्यक्ति को जानते होंगे। यह व्यक्ति कोशिश करता है कि वह कभी अकेला ना रहे। वह लोगों से घिरा रहने के लगातार कोशिश करता है। वह अपने ऑफिस में अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए वह दूसरे लोगों के पास जबरन जाता है। शाम को भी वह अकेले शाम शायद ही गुजारता हो। वह हर घड़ी किसी से बात करने की जरूरत महसूस करता है। वह गपशप में काफ़ी समय बर्बाद करता है। जब ऐसे व्यक्ति की परिस्थिति व शारीरिक रूप से अकेले रहना पड़ता है तो वह ऐसे तरीके ढूंढ लेता है जिनसे वह मानसिक रूप से अकेला ना रहे। ऐसे समय में वह टेलीविज़न, अखबार, रेडियो, टेलीफोन या किसी और ऐसे ही यंत्र का सहारा लेता है जो उसके चिंतन को ख़त्म कर दे। वास्तव में वह यह कहता है, मिस्टर टीवी, मिस्टर अखबार, मेरे दिमाग को भर दो, मैं अपने विचारों का सामना करने से घबराता हूँ। मिस्टर मैं अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर विचार से दूर भागते हैं। वे अपने दिमाग का दरवाज़ा बंद रखते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से वे अपने खुद के विचारों से डरते रहते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, मिस्टर मैं अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर पाता लगातार उथले होते जाते हैं। वे कई गलत काम भी कर देते हैं।
उनमें लक्ष्य की सामर्थ्य या व्यक्तिगत स्थिरता विकसित नहीं हो पाती। वे दुर्भाग्य से उस सुपर पावर के बारे में अनजान रहते हैं जो उनके दिमाग में बेकार ही पड़ा हुआ है। मिस्टर मैं अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर पाता ना बने। सफल लीडर्स अकेलेपन में ही अपने सुपर पावर का दोहन करते हैं। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। आइए देखें कि कैसे। एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के हिस्से के रूप में मैंने 13 विद्यार्थियों को 2 सप्ताह तक हर दिन 1 घंटे तक एकांत में रहने के लिए कहा। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे सारी बाधाओं से दूर बिल्कुल एकांत में किसी भी घटना के बारे में रचनात्मक रूप से सोचें। 2 सप्ताह बाद हर व्यक्ति ने बिना किसी अपवाद के यह बताया कि यह अनुभव बहुत ही व्यावहारिक और सफल रहा। एक व्यक्ति ने बताया कि एकांत के प्रयोग के पहले उसका अपनी कंपनी के एक अधिकारी से मतभेद हो गया था और वह उसके साथ युद्ध करने के मूड में आ गया था, परंतु स्पष्ट चिंतन के बाद उसने समस्या का स्रोत खोज लिया और उसका हल भी। बाकी लोगों ने भी बताया कि उन्होंने कई समस्याओं का हल ढूंढ लिया है, जिसमें नौकरियां बदलने, शादी की कठिनाइयां, घर खरीदने और बच्चे के लिए अच्छा कॉलेज चुनने की समस्याएं शामिल थी। हर व्यक्ति ने उत्साह से बताया कि खुद के बारे में उसकी बेहतर समझ विकसित हुई है। उसने खुद की कमजोरियों और शक्तियों को जान लिया है, वह पहले कभी नहीं जान पाया था। विद्यार्थियों ने ऐसा कुछ और भी खोज लिया जो बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने पाया कि एकांत में लिए गए निर्णय और निष्कर्ष न जाने क्यों 100% सही होते हैं। विद्यार्थियों ने पाया कि जब कोहरा छट जाता है तो सही निर्णय बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। एकांत चिंतन के बहुत लाभ हैं। एक दिन मेरी एक सहयोगी ने एक समस्या के बारे में अपना पहले का नज़रिया पूरी तरह बदल लिया। मैं यह जानने के लिए उत्सुक था कि उसने अपने विचार क्यों बदल लिए। समस्या तो वही थी और समस्या दरअसल एक मूलभूत किस्म की समस्या थी, इसलिए मैं इस बदलाव का कारण नहीं समझ पा रहा था। उसका जवाब यह था, मैं स्पष्टता से नहीं सोच पा रही थी कि हमें क्या करना चाहिए, इसलिए मैं आज सुबह 3:30 बजे उठी, 1 कप कॉफ़ी पी और सोफे पर 7 बजे तक बैठकर सोचती रही। अब मुझे सारी चीज़ें साफ दिख रही हैं, तो इसलिए मैंने अपने विचार बदल लिए और दूसरे तरीके को अपनाने का फैसला किया और उसका नया तरीका पूरी तरह सही साबित हुआ। हर दिन कुछ समय, कम से कम 30 मिनट पूरी तरह एकांत में रहने के लिए अलग निकाल लें। शायद सुबह का समय बेहतर होता है क्योंकि उस समय शोरगुल नहीं होता है, या देर शाम का समय भी शायद अच्छा रहेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ऐसा समय चुनें जब आपके मस्तिष्क में स्फूर्ति हो और जब बाहरी बाधाएं कम हो। आप इस समय का इस्तेमाल 2 तरीके से कर सकते हैं। किसी दिशा में चिंतन या दिशाहीन चिंतन। किसी दिशा में चिंतन करने के लिए अपनी किसी महत्वपूर्ण समस्या पर विचार करें। एकांत में समस्या पर निरपेक्ष ढंग से सोचें और इससे आपको सही जवाब मिल जाएगा। दिशाहीन चिंतन के लिए आप अपने दिमाग को अपने आप जो वह चाहे सोचने दें। इन क्षणों में आपका अवचेतन मस्तिष्क आपके मेमोरी बैंक का दोहन करता है और आपके चेतन मस्तिष्क का पोषण करता है। दिशाहीन चिंतन आत्म मूल्यांकन करने में बहुत सहायक होता है। यह आपको बहुत मूलभूत विषयों तक ले जाता है, जैसे मैं कैसे बेहतर बन सकता हूँ, मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए। याद रखें, लीडर का मुख्य काम है सोचना और लीडरशिप का सर्वश्रेष्ठ तैयारी है चिंतन। हर दिन कुछ समय एकांत चिंतन के लिए निकालें और आप सफल चिंतन की राह पर होंगे। संक्षेप, ज़्यादा प्रभावी लीडर बनने के लिए इन 4 लीडरशिप सिद्धांतों को अमल में लाएं। नंबर 1, जिन्हें आप प्रभावित करना चाहते हैं उन लोगों के नज़रिए से चीज़ों को देखें। अगर आप उनके नज़रिए से देख सकेंगे तो आपके लिए वह तरीका ढूंढना आसान होगा जिससे सामने वाले से मनचाहा काम करवाया जा सके। कोई भी काम करने से पहले
खुद से यह सवाल पूछें, अगर मैं सामने वाले की जगह होता तो मैं इस बारे में क्या सोचता। नंबर 2, दूसरों के साथ व्यवहार में मानवीय बने, नियम को अमल में लाएं। खुद से पूछें, इस समस्या से निपटने का मानवीय तरीका क्या है। आप जो भी करें उससे यह दिखना चाहिए कि आपकी नज़र में लोग सबसे पहले आते हैं। दूसरे लोगों के साथ वही व्यवहार करें जो आप अपने लिए चाहते हो, आपको बहुत लाभ होगा। नंबर 3, प्रगति के बारे में सोचें, प्रगति के बारे में विश्वास करें और प्रगति के लिए कोशिश करें। हर वह काम जो आप करते हैं उसमें सुधार के तरीके सोचें। अपने हर काम में ऊंचे स्तर पर बनने के बारे में सोचें। लंबे समय तक साथ साथ काम करते रहने के बाद अधीनस्थ अपने बॉस की कार्बन कॉपी बन जाते हैं। यह सुनिश्चित कर लें कि मास्टर कॉपी डुप्लीकेट करने काबिल हो। यह संकल्प में नौकरी में, सामाजिक जीवन में मैं प्रगति के लिए प्रयास करूंगा। नंबर 4, अपने आप से बात करने के लिए समय निकालें। अपने चिंतन की प्रबल शक्ति का दोहन करें। एकांत के बहुत फायदे होते हैं। इसका उपयोग अपनी रचनात्मक शक्ति को मुक्त करने में करें। अपनी व्यक्तिगत और बिजनेस समस्याओं को हल करने के लिए एकांत का प्रयोग करें। हर दिन सिर्फ सोचने के लिए कुछ समय अकेले गुजारें। उसी चिंतन तकनीक का प्रयोग करें जिसका प्रयोग सभी महान लीडर्स करते हैं। अपने आप से अकेले में बात करें।